हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। यानी इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सॉल्यूशन को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या उनका टाइप रहने वाला है और किस तरह से वो कैलकुलेटिव बनाती है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए करते हैं स्टार्ट। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो आपको पता है कि आपका क्या होने वाला है। आप हिम्मत रखिए और कोशिश कीजिए, आपके ख्वाब जरूर हकीकत में बदल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। ए की आय बी की आय की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है कि ए की आय बी की आय की 80% है, यानी आप 80% का फ्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है 4/5, यानी ए की जो आय हो जाएगी अगर मानेंगे तो आप 4 यूनिट हो जाएगी और बी की हो जाएगी 5। ओके, फिर साथ में बोला है कि ए का व्यय बी के व्यय का 60% है और 60% का आप फ्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाता है 3/5, यानी ए की जो आपका व्यय है वो 3 है और बी का व्यय जो है वो 5 है। 60%। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, वो बोल रहा है कि यदि ए की आय जो ये है आय वो बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो आप जानते हैं पहले देखिए ये अलग अलग है, 4 है ये 5 है, तो इसको बराबर कीजिए फिर इसको 90% बनाना है, यानी ए की जो आय है उसको 90% बना देना है बी की व्यय के। तो आप इसको सबसे पहले अगर बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 4 से, तो पूरे रेशियो में आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 4 से, और सॉरी 5 से, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 से, तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर से यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले में 5 से। देखिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बराबर हो जाएंगे ना। देखिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर हो जाए, यानी ए की आय जो है वो 90% हो जाए बी के व्यय के, तो देखिए 90% का फ्रैक्शन फिर से 9 और 10 होता है, तो आप क्या करेंगे 9 से इस वाले फ्रैक्शन में रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से इस वाले रेशियो में, तब देखना बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। देखिए आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 चौक 20 और 9 यानी 180 आ जाएगा और यहाँ पर 5 बजे 25 नामा 25 अट्ठे 200 और 25 नामा 225। ओके, और यहाँ पर देखिए आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 4 40 हो जाएगा, 40 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 200। अब समझ आया नहीं आपको। देखिए आप देखेंगे अब ए की जो आय है वो बी के व्यय के 90% के बराबर है या नहीं, यानी हमने कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब आपको बताना है कि ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये, अगर नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अब आपसे देखिए ए की बचत कितनी है 60, यही है ना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। देखिए यहाँ से आप इसको करेंगे, ये मल्टीप्लाई देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार, ये हो जाएगा 180 रेशियो आपका 225 और ये 120 रेशियो हो जाएगा 200। अब देखिए ए की बचत कितनी है 60 और आपकी बी की बचत कितनी है 25, तो आपसे पूछा गया कि ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितनी अधिक है, देखिए 35 अधिक है, कितने से 25 से, और आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखिए आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 4 टाइम्स आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर 140%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपका। यदि संस्थान डी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या संस्थान ए से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से x अधिक है, तो x का मान किसके बीच में होगा ये बताना है। देखिए डी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, तो डी में कितने प्रतिशत 28% ने उत्तीर्ण की है। टोटल उत्तीर्ण करने वाले कितने 900, यानी 100% 900 की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू की हो गई 9, और आपको बतानी है 28% की, तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 28 में, 9 अट्ठे 72 का 2 कैरी करेंगे 7, 9 दूनी 18 7 हो जाएगा आपका 25, यानी 252 ने आपके उत्तीर्ण की है
संस्थान डी में, और ए में शामिल होने वाले कितने हैं? देखिए ए में शामिल होने वाले 72 डिग्री, यानी 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1200। तो आपको 72 डिग्री की बतानी है, आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, और ये 72 से 36 से 2 बार खत्म, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 240 लोग संस्थान ए में परीक्षा में शामिल हुए थे। तो अब देखिए कितना ज्यादा है ये 240 से, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 ज्यादा है ना, 252 और 240 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12, और 12 किसके बीच में आने वाला है? इस ऑप्शन के, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई वस्तु 335 रुपए में बेची जाती है तो उसको 29% की हानि होती है, 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करते हैं, देखिए 100 रुपए मान लीजिए, क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो हानि पर बेचेगा 29% की, तो कितने में बेचेगा? 81 में। और अगर वो लाभ पर बेचेगा 131% के, तो कितने में बेच देगा? 131 में, यही हो जाएगा ना। तो देखिए अब 81 की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी? 355, यानी अगर 29%, यानी 355 में बेचता है तो 29% की हानि होती है, तो आपने 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 355, और आपको क्या चाहिए? यानी 31% के लाभ पर बेचे तो 131 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली यहां से। ये कितनी बार हो जाएगा? देखिए इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 29 है, नहीं 29%, तो 81 नहीं होगा, ये 71 होगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया हमने। देखिए यहाँ पर 71 घट कर आएगा ना, 29 घटाएंगे 100 में से तो 71 आएगा, तो यहाँ पर 71 आ जाएगा। और देखिए आप 71 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 131 की, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 655 रुपए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। देखिए ट्राइंगल LMN में LM जो है 5√2 है और N जो है 13 है, और आपको उनके बीच का एंगल दे रखा है LMN 135 डिग्री, तो आपको MN बताना है। देखिए आपका कोई एक ट्राइंगल है, ऐसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है LMN, क्या है ये? LMN एक ट्राइंगल है, तो उसमें पूछा आपको एंगल दिया है LMN, यानी ये वाला दे रखा है कितना? 135 डिग्री, और देखिए आपको LM दे रखा है 5√2, आपको LN दे रखा है 13, और आपसे MN पूछा है, यानी X। आप जानते हैं अगर एक साइड नहीं दे रखी है तो कौन सा रूल लगा लेंगे? आप कोसाइन रूल लगा लेंगे, इजिली आंसर आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर कोसाइन रूल लगाएंगे, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप कोसाइन रूल लगाएंगे तो यहां से हो जाएगा आपका कोस 135 डिग्री इक्वल होगा आपके ये वाला 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 दूनी 50, प्लस में x का स्क्वायर, और माइनस करना पड़ेगा 13 का स्क्वायर, जो सामने वाली भुजा होती है 169। ये आपको पता होगा, मैं ऐसा समझता हूं। 2 इंटू आपका ये और इसकी मल्टीप्लाई आती है, यानी ए बी आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू 5√2 और x। अब देखिए कोस 135 क्या होता है? 90 प्लस 45, और 90 प्लस 45 से ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, साइन को कोस में चेंज, कोस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 45, और माइनस साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/√2। तो यहाँ पर कोस 35 की जगह पर क्या रख दोगे आप? माइनस 1/√2, तो आपका माइनस 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल आउट, तो ये यहां से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का tan x इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर माइनस, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 119। अब देखिए सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको सोल्व करना है। x स्क्वायर प्लस आपका tan x और माइनस 119, ये आ गया ना। अब इसको सोल्व करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या इसके फैक्टर बनेंगे, यानी 17 सत्ते 119 और 17 माइनस 7, यानी आप 17 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ से आपके x की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, x इक्वल माइनस 17 और एक मिलेगा प्लस का 7, तो प्लस का 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में इतने की वृद्धि होती है, तो आरंभिक व्यय कितना है ये बताना है। देखिए अगर ये 100 में दिया होता तो बहुत इजीली हो जाता है, यानी ये परसेंटेज फ्रैक्शन में ना दिया होता
तो हम इजीली मान लेते हैं, यानी उसकी टोटल इनकम को क्या मान लेते हैं 100। जबकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो हमको ये रेशियो से करना होगा। तो देखिए इसको रेशियो से करते हैं। आपसे बोला गया है यदि व्यक्ति का मासिक व्यय जो उसकी मासिक बचत से इतने प्रतिशत अधिक है, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आता है 2/3, यही आता है ना। तो इसका मासिक व्यय कितना हो जाएगा 5, क्योंकि अधिक बोला है इसने। तो और आपका उसकी बचत कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये हो गया 5:3, यानी ये उसकी क्या है, ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये इसकी सेविंग्स है। और तो मैं मान लेता हूं उसका इनकम टोटल कितनी हो जाएगी 8, यही हो जाएगा ना। अब ये रेशियो है तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो रेशियो है ना सब। तो देखिए यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, देखिए मासिक आय 800 है तो इसमें 44% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। देखिए मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, यानी यहाँ पर 60% की वृद्धि करेंगे आप तो क्या हो जाएगा ये 160/100, यानी 16×5 = 80, कितना हो जाएगा 800 उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और देखिए आपसे बोला मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर आप 144% निकालेंगे 800 का तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 का 2 कैरी करेंगे 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 हासिल लगे 3 8 8 3 11, यानी 1152 हो जाएगा। 44% बढ़ने के बाद इनकम हो गई है इतनी और उसका एक्सपेंडिचर हो गया है इतना। तो अब बताइए उसका सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 352। तो वो बोल रहा है कि उसकी मासिक बचत जो इतने की वृद्धि हो गई है, यानी अपनी वृद्धि कितने की हुई है 52। तो 52 की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है आपको 1040। तो आपसे आरंभिक व्यय पूछा है, आरंभिक व्यय कितना है 500। तो देखिए यहाँ से आप 52 से इसको डिवाइड करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल देंगे 500 की, हो जाएगा ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,000 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा। देखिए अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इससे आपके लिए पता चलेगा कि आपने खुद ने किया है क्वेश्चन और आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने कोई क्वेश्चन मतलब खुद से सॉल्व किया है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका यदि इतना इक्वल इतना है तो आपको ए बी रेशियो A+B बताना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सोचेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पर कोई मैं इसका परिमेयकरण कर दूं, यानी इसके प्लस वाले से अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर भी ये अंदर रूट रह जाएगा √5, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए √2 से डिवाइड करते हैं सभी को, पूरी यानी ऊपर भी और नीचे भी आपके न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी आप √2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 22 रह जाएगा, नीचे आपका 4 माइनस देखिए यहाँ √2 के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस का आपका √5/2, यही हो जाएगा ना। देखिए ये हो गया है। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि ये किसका होल स्क्वायर बना सकता हूं मैं, इसको किसका होल स्क्वायर बना सकता हूं, तो ये आपको सोचना होगा। तो देखिए ये 3/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए या सबसे पहले हमको यहां से सोचना होता है कि यहाँ पर क्या क्या आया होगा, यानी 2 × AB होता है ना, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं तो लास्ट में क्या होता है 2 × AB। तो यहाँ पर देखिए √5 है तो √5 तो फिक्स है, यानी √5 तो आना ही है। तो और देखिए यहाँ पर 2 भी आया होगा, वो 2 भी कट गया, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर कितना नीचे कितना रहा होगा AB के अपॉन में 4 रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं या तो हो सकता है √5/2 हो और एक जो है 1/2 हो। अगर 5/√2 होगा A की जगह पर और 1/2 होगा किसकी जगह पर B की जगह पर, और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 5/√2 आ जाएगा। तो आपको इतना तो समझ आ गया है कि A की जगह पर क्या हो सकता है 5/√2 और B की जगह पर 1/2। और देखिए अब इसको हम स्क्वायर करके इसका सम करके देख लेते हैं क्या 3/2 आ रहा है क्या। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और इनको ऐड करते हैं तो क्या आता है 6/4। तो 6/4 को आप डिवाइड करेंगे 3/2, यानी 3/2 आ रहा है, यानी आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई है। तो सेटिस्फाई होने का मीनिंग है कि ये जो है पूरा ये किसका होल स्क्वायर है। देखिए एक बार वो करते हैं नीचे, ये 22/4 माइनस ये आपका बन चुका है √5/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया है ना ये। देखिए अब इसके ऊपर रूट है तो रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यही बचेगा ना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे
ऊपर यहाँ पर तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो ये पूरा हो जाएगा 8 माइनस आपका √5 माइनस 1 अपॉन 2। नीचे वाला 2 चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/7 माइनस √5, यही होना है ना ये। अब देखिए इसका अब आप परिमेयकरण कर सकते हैं और ए और बी की वैल्यू यहां से आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ही आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो 7 प्लस √5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 7 प्लस √5 अपॉन 7 प्लस √5, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 7×7 माइनस 5, तो कितना आने वाला है, 44 आएगा। तो 44 से आपको क्या कर देंगे, यानी इन दोनों की आप ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो 44 आ रहा है और 44 से पूरा क्या हो जाएगा, ये 44 कट जाएगा, बचेगा क्या 7 प्लस √5। तो देखिए यहाँ पर आप a प्लस √5 b से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आपका a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ओके, तो अब आपको इसमें रख देना है, इसको 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 अपॉन 7 प्लस 1 8, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/8, ऑप्शन नंबर 1। ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बेस्ट तरीका हो सकता है, आप जैसे सोल्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है और रूट रूट के अंदर दिख रहा है तो घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आप √16 प्लस √15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, √16 प्लस √15 ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। देखिए तो क्या होगा, नीचे नीचे तो सब प्लस वालों से करोगे तो 16 माइनस 15 यानी 1 ही बचेगा, तो ऊपर क्या जाएगा, प्लस की वैल्यू आ जाएंगी, यानी नीचे सब क्या दे रखे हैं, माइनस की वैल्यू, तो ऊपर क्या वैल्यू पहुंच जाएंगी, प्लस की। तो केवल थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सब की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, √16 प्लस √15, नीचे तो 1 ही बचना है। अब देखिए यहाँ पर बीच में माइनस है, लेकिन ये प्लस का ऊपर जाएगा तो ये साइन को चेंज कर देगा, क्या कर देगा, √15, देखिए प्लस आने वाला था लेकिन वो माइनस है यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा √14। अब ऐसे ही यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का √14 और आपका प्लस का √13। फिर से आप आगे जाएंगे तो ऐसे ही माइनस आगे आगे करते जाएंगे, और लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर भी देखोगे तो क्या आएगा, लास्ट में -9 है, ओ माइनस है ये, और यहाँ पर क्या है ये √9, तो मैं यहाँ पर माइनस का √9 लिखता हूँ, और माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आने वाला भी माइनस हो जाएगा √8। तो आप देखोगे यहाँ पर ये इस तरह से ये एक दूसरे से कैंसिल होते जा रहे हैं, ये ऐसे ही लास्ट तक कैंसिल होते जाएंगे, माइनस का 9 जो है वो कहीं पर प्लस के √9 से भी आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 16, √16 को आप 4 लिख सकते हो, और √8 को क्या लिख सकते हो 2 √2। तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना तो माइनस आएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा 4 माइनस 2√2। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28, एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक त्रियक कोण जो है उसकी 30 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा 3D में है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से सोचना है, थोड़ा माइंड का यूज करना है। कोण उसकी 30 सेंटीमीटर दे रखी है, पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बतानी है। देखिए पिरामिड क्या है, आपको दिया गया है कि यहाँ पर उसका एक बेस, एक बॉ, यहाँ से अभी एक फिगर बना लेते हैं। देखिए उसके लिए क्या है, उसका बेस जो है, पिरामिड का बेस क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे, देखिए ऐसे ही बना देता हूं मैं इसका ही, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसने बोला है कि आपको ये बेस जो उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन वो एक पिरामिड है, तो पिरामिड है तो इस तरह से उसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, सॉरी उसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। देखिए इस तरह से बना देता हूं मैं, ये क्या हुआ, लाइन क्यों ड्रॉ नहीं हो रही है, यहां से करते हैं, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, चलिए कोई नहीं।
ऐसे मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरह से ऊपर मिल रहे हैं। एक और बना लेते हैं ऐसा ही। ये क्या हो गया है पता नहीं। चलिए हम सिंपल करते हैं, ये सब छोड़ते हैं। देखिए ये नहीं हो रहा है अभी, मुझसे तो नहीं होगा। चलिए एक लाइन को मान लेते हैं इसको ही, ये नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे इस तरह से एक बेस है और इस तरह से इसकी कुछ लंबाई है जो यहां तक आ रही है और एक लाइन ये है। देखिए इस तरह से ही बनेगा ना एक पिरामिड। चलिए तो यहाँ पर आपसे बोला गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो है यही इसकी क्या होती है, मीडियन होती है। बेस इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मीडियन भी यही होगी और परपेंडिकुलर भी यही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही होगा, सब कुछ यहीं पर होगा। तो यहाँ पर ओ होगा, इसका सेंटर होगा ओ। देखिए आपको कोर दिया है, कोर की लंबाई कितनी है, ये वाली कोर ये है इसकी, तो कितनी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको प्रत्येक भुजा दे रखी है बेस की कितनी 20 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि यहां से यहां तक क्या होता है, ये होता है आपका इन सेंटर, यानी आपकी इन रेडियस की लेंथ होती है। और यहां से यहां तक क्या होती है सर्कम रेडियस, यही होता है ना। तो या फिर आप कह सकते हो कि ये मीडियन है इसकी, तो मीडियन की लेंथ कितनी होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो होती है √3/2 इंटू ए, यही होती है ना। तो ये कितनी हो जाएगी tan√3। तो इसकी पूरी की लेंथ तो आ गई है tan√3। और आप जानते हो ओ से यहां तक की, यानी इसको ए मान सकते हो इसको बी मान सकते हो, तो ओ से ए तक की लेंथ कितनी होती है, ये 2:1 में डिवाइड होती है ना 2:1, तो कितनी हो जाएगी 2/3, इतना हो जाएगा ना। तो ये कितनी हो जाएगी 20√3/3, यही हो जाएगी ना। तो यहां तक की लेंथ आपकी आ चुकी है 20, इसको ही बना देते हैं। देखिए 20√3/3। अब देखिए आपको ये हाइट बतानी है, ये सिंपली ये जाएगी ऊपर तक ऐसे, ये हाइट बतानी है। ये तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से आप माइनस कर देंगे आपका बेस का स्क्वायर, तो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ पर आप 30 के स्क्वायर में से माइनस करना होगा आपको 20√3/3 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, tan√23/3। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 29, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग इतना है और उनके गुणनफल का वर्गमूल आपको 26 दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है 1/x। मान लीजिए कोई नंबर है x और y, तो 1/y, तो व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा x + y अपॉन आपका xy। देखिए x + y का मान आपको दे रखा है कितना 65, लेकिन आपको यहाँ पर दिया है उनके गुणनफलों का वर्गमूल, तो वर्ग कर उनका वर्गमूल दिया रखा है xy का रूट करके। तो इसका आप xy निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका 676, यही होता है ना। जहां से आप 676 लिखेंगे यहाँ पर, और आप 676 को आप डिवाइड करना है आपको, यहाँ से 13 पंजे 65, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, और ये 676 होता है या 576 लिखा नहीं है, ये तो 73 लिख दिया मैंने। ये हो जाएगा 676, तो 13 पंजे 65, और यहाँ से 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, तो कितना हो जाएगा 5/52। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 505/52, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए आपको x² - √7x + 1 दे रखा है 0 के इक्वल, और आपको ये बताना है। आप इसको कैसे बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ से अब मेरे को कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आपको मैं कुछ ना कुछ नया सिखा दूंगा, या फिर आपके लिए जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका टाइप बता के जरूर इस वीडियो में आपको मदद मिलेगी। देखिए यहां से आप देखेंगे x से भाग करेंगे इसको पूरी क्वेश्चन को, तो क्या बनने वाला है आपका x - √7, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा आपका प्लस में 1/x, यही हो जाएगा ना, इक्वल 0। तो यहां से आपका x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √7, यही आ जाएगी ना।
अब आपको बताना है ये वाली वैल्यू, आप जानते हैं ये वाली वैल्यू यानी इसका मान क्या होता है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 जो होता है वो इक्वल होता है आपके एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपको पता होगा या नहीं है तो अभी जान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आपको माइनस करना होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये होता है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो देखिए उसको अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले ये वैल्यू पता होना चाहिए और ये भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए इसका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल होता है इसका क्यूब और माइनस 3 इंटू, यानी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल ए है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी ए क्यूब माइनस 3a, यही होती है ना। डायरेक्ट याद कर लेना बहुत जरूरी है ये, बाकी तो आप जानते हैं। देखिए इसका क्यूब करेंगे तो 7√7 आ जाएगा और आपको माइनस करना है 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है √7, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा 4√7। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4√7 और यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना जाएगा, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये आ गई है 5 वैल्यू, ये आ गई है 4√7। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20√7 और 20√7 में से माइनस करेंगे √7 तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 19√7। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई आपको 105 सेंटीमीटर दे रखी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो आपको क्या चाहिए, स्लांट हाइट भी चाहिए, यानी उसकी ये त्रियक ऊंचाई। तो ये कैसे निकलेगी, देखिए 36 सेंटीमीटर उसकी क्या है त्रिज्या है और ऊंचाई 105 है। तो यहाँ से आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और यहाँ से 3 3 3 5 15, यानी आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, बाकी तो आप निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ से आप 36 का स्क्वायर करके और प्लस 105 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, जबकि मेरे को पता है 12 35 यहाँ पर मिला है तो 12 35 और 37 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो हमारा जो त्रियक ऊंचाई आने वाली है क्या आ जाएगी 37 का 3 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 3 7 21 का 1 हाथ से लगे 2 3 3 9 2 11, यानी 111 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी त्रियक ऊंचाई आ गई। अब मेरे पास में त्रियक ऊंचाई है और मेरे पास में हाइट भी है तो मैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, क्या होता है पाई। देखिए बेस का स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी बेस का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका पाई आर एल, यही हो जाएगा ना पाई आर एल। तो यहाँ से आप रखेंगे, देखिए यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो इसको लिख देंगे आर प्लस एल, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो पाई इंटू आर है इसका 36 और यहाँ पर आप 36 प्लस एल कितना है आपका 111। अब इसको सम करना है आपको, करेंगे यहाँ से 6 7 और 4 यानी 147 की गुणा आपको 36 से करनी है और उतने पाई आपका आंसर आ जाएगा। 6 7 कितने होते हैं 42, यूनिट डिजिट आपका 2 आने वाला है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32, ABC 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जिनका रेशियो इस तरह से दिया है और आपको ये रेशियो बताना है। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब आप इसकी वैल्यू को आप सम करते हैं। देखिए आप वैसे कर सकते हैं एक्स मानकर, एक्स लगाकर यहाँ पर इसको 34x कर सकते हैं, 61x कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो बाद में x कट ही जाना है तो उसका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, उसका कोई वैल्यू उसका कोई यहाँ पर मैटर नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे। तो तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी दो बार आपका ए स्क्वायर, 2 ही बार आपका बी स्क्वायर, 2 ही बार आपका सी स्क्वायर आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका इक्वल आ जाएगा। इसका सम करते हैं तो 4 1 5 5 10 1 4 4 6 14 टोटल हो जाएगा और यहाँ से आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 70, यानी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा 70 आ गया है। अब यहाँ से देखिए आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है, यही है कि आप ए की वैल्यू निकालें, बी की वैल्यू निकालें और सी की वैल्यू निकालें और यहाँ पर आप उनको पुट करें। तो देखिए यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 70। तो देखिए यहाँ पर आप रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आप देखिए इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी ना। देखिए ऐसे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आपका 34 है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस है ना, तो यहाँ पर ये भी माइनस और आप इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ से ये तो कट ही जाएंगे, या डायरेक्ट भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 36 है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। इसी तरह से आपको बार बार करना है। देखिए यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61 है, तो आपको पता है यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 70 में से 61 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और 9 का रूट करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 और यहाँ से आप सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है 45 और 45 को आप 70 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 25 और 25 से आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। बी स्क्वायर 25 की वैल्यू है तो बी की वैल्यू 5। तो अब ये वैल्यू आ गई है, इसमें पुट करेंगे आप 6 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर आप सी माइनस बी करेंगे तो 6 माइनस 5 1 और सी माइनस ए करेंगे तो 5 माइनस 3 2। तो आपका रेशियो आ जाएगा बी माइनस ए करना है आपको, सॉरी 5 माइनस 3 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। और देखिए लास्ट में करना है आपको सी माइनस ए 6 माइनस 3 तो यहाँ पर 3 आएगा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। और देखिए यहाँ पर बीच में करना है आपको सी माइनस बी, तो सी माइनस बी आपका 1 ही आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। गलती से मिस्टेक हो जाती है तो उसको सही करना है तुरंत ही। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 33 डीआई का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप जब फ्लो में करते हैं तब ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, इनको बाद में कर सकते हैं जब आपका टाइम बचता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका संस्थान सी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या संस्थान डी और ई से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है ये बताना है। देखिए सी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, उत्तीर्ण होने वाले ये हैं तो 30% उत्तीर्ण हो रहे हैं और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू 900 है तो 1% की वैल्यू 9 और 30% की वैल्यू 270 डायरेक्ट करना है। अब देखिए डी और ई में परीक्षा में शामिल होने वाले डी और ई में कितने शामिल हुए हैं, डी और आपका क्या है ई, ये डी और ई है तो यहाँ से इसको सम करेंगे तो 9 5 14 का 4 यानी 144 डिग्री हो जाएगा। देखिए 360 डिग्री की वैल्यू 1200 है, 1200 कितने की वैल्यू है 360 डिग्री की, तो आपको बताना है किसकी, आपको 144 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 12 से इसे काटेंगे 12 36 3 0 1 0 से ये 0 खत्म और यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 3 8 24 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से एक 0 बचा है तो 480 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, 480 की ये 270 जो है वो कितने प्रतिशत है, गुणा करेंगे 100 से तो ये 2 0 से 2 0 खत्म और 3 9 27 और यहाँ से 3 ही करना 3 6 18 आपका 9/16 आ गया है। आप आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 900/16 तो आप 16 यहाँ से 16 पंजे 80 और फिर 100 आएगा 16 छंग 96 यानी 56.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करते रहिए, लगे रहिए अपनी मेहनत में, आपको ही सब कुछ करना होता है। एसएससी की तैयारी में आपको संयम भी रखना होता है, आपको ही वहां पर मेहनत भी करनी होती है और आपको ही अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि आप प्रैक्टिस करके इतने मजबूत हो जाएं कि आपको परीक्षा का डर ना हो। परीक्षा का डर हमको बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है जब एग्जाम रूम में बैठते हैं तो, बट अब अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो गारंटी है कि आपको कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होगा और आप इजीली क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर रोज डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन है आपका 34 12 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु के एक ठोस घन आपको पिघलाया जाता है और इससे समान आकार के 8 घन निर्मित किए जाते हैं। 2 घनों के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना है ये बताना है आपको। देखिए ऐसा होता है, सॉरी देखिए होता क्या है, सॉरी 1 मिनट के लिए रुकेंगे। देखिए आप करते हैं कंटिन्यू। 12 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर और 72 आयामों वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 8 घनों को बनाया जाता है। देखिए आयतन तो सेम ही रहने वाला है, 8 घनों का हो या फिर वो 1 घन का हो। देखिए
8 घन है यहाँ पर, या फिर वो एक घनाभ का हो। एक घनाभ का आयतन कितना है आपका, तीनों भुजाओं का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना। आप 12 इंटू 54 इंटू 72 कर देंगे आप। ये किसके बराबर होगा, 8 घनों के आयतन के। तो 8 घनों का 8 मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक घन का साइड का क्या हो जाता है, क्यूब हो गया। तो यहाँ से साइड क्या आ जाएगी, देखिए आप 8 से डिवाइड कर देंगे और उसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। तो यहाँ से ये 8 हटा देते हैं, और अब आपको क्यूब रूट इसका बताना है। देखिए यहाँ से 8 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आपका, और यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 का ना 4, और यहाँ से 4 अट्ठे 32। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 आ गया, और यहाँ से 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 हो गया है। देखिए यहाँ से आप देखोगे ये 27 आ गया, क्यूब रूट निकालना है इसका। तो 27 ये आ गया, तो इसका तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 9, और यहाँ पर ये 12 है, और यहाँ पर ये 18 है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12, और इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18। ऐसे डिवाइड करके जल्दी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इस 6 को भी आप थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। इसको तो यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को तो, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ये टोटल आएगा, ये आएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इंटू में फिर से 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो आपका जो एक उसकी वो आने वाली है, यानी साइड आने वाली है, तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9 दूनी 18। आपके घन की साइड आ गई है 18 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, पार्श्व क्षेत्रफल बताना है 2 घनों का। तो आप जानते हैं पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, 2 घनों का बताना है, और 6 इंटू 18 का स्क्वायर, यही होगा ना, यानी साइड का स्क्वायर 6। उसमें कितने होते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, सॉरी 4 आ जाएगा यहाँ पर, 6 नहीं आएगा। पार्श्व क्षेत्रफल कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 से, तो यहाँ पर 4 इंटू में आपका 18 का स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहाँ से 4 दूनी 8 आएगा, 8, और यहाँ से आपका 8 8 जा 64, 4 आने वाला है यूनिट डिजिट। आप 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 चौक 32, यानी 2 आपका यूनिट डिजिट आने वाला है, और 2 यूनिट डिजिट से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ओके, या तो आप पूरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 324, 324 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर सकते हैं, यही आ जाएगा आपका आंसर। आप कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया है, ट्रायंगल एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु M है, N एक ऐसा बिंदु है जो ABC के अंदर इस प्रकार स्थित है कि CN एंगल C का समद्विभाजक है, और CN जो है वो परपेंडिकुलर है NB पर। यदि BC 10 सेंटीमीटर है और AC 15 सेंटीमीटर, तो आपको MN की लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो देखिए करते हैं इसको। ये ट्राइंगल मान लीजिए ABC, ये सीधी लाइनें नहीं बनती हैं अभी, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है मेरे को पेन टैबलेट पर पेन चलाने की। तो ये यहाँ पर ABC आपका कोई ट्राइंगल है, A B और C। तो आपको उसमें से बोला गया है कि CN जो है वो एंगल C का समद्विभाजक है। M, पहले तो M देखते हैं। देखिए AB पर बोला है M को, और CN कोई अंदर एक बिंदु है जो क्या है, वो एंगल C का समद्विभाजक है। मान लीजिए ये है, और यहाँ से N जब मिलते हैं ये यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये N है यहाँ पर, और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आपको दिया है BC 10 सेंटीमीटर और AC आपको पूरा दिया है 15, यही है ना। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए इसको करने से पहले, कि अगर आपका कोई एक ट्राइंगल है, उसमें अगर ये आने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो सकता है, ये हो सकता है ना आइसोस्केलिस ट्राइंगल। यानी ये एक्स है तो आपकी समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसकी ये भी साइड और ये भी साइड बराबर होगी। आपको पता है ना एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर क्या होता है, सेम होता है ना आपका, किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये वाली 10 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी आपकी साइड। मान लीजिए यहाँ पर कोई ये ई पॉइंट है, तो ये 10 हो गई है, ये भी आपकी 10 हो गई है। अब देखिए, अब आपको पता है ये बराबर होंगे एक दूसरे के, ये भी बराबर, ये भी बराबर, क्योंकि इसको
क्या करता है, ये मीडियन भी होता है ना यही, और यही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये बराबर हो गए। अब देखिए एम को बोला है कि वो मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, तो ये भी बराबर है एक दूसरे के, ये भी बराबर है एक दूसरे के। तो आपको एक बात और पता होगा कि अगर ABC, अगर कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, अगर उसमें आपका इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, किसको, मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है AB साइड और AC साइड के, तो ये वाली जो साइड होती है ये इसके पैरेलल होती है दोनों, और क्या होती है, ये इसकी आधी होती है, BC की आधी होती है ना ये वाली, मान लीजिए E और ये D है, तो ये आधी होती है इसकी। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है वो 35 था, A से C तक, और C से E तक 10 है, तो ये कितना है 5, और ये जो है इसका मध्य बिंदुओं का मिलान लाइन है, यानी ये वाली लाइन है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 5 की आधी, और 5 की आधी कितना है 2.5। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 36, एक कक्षा के वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। कितनी है, 50 और 62 है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 हैं। यदि वर्ग ए में छात्रों की औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो वर्ग ए के छात्रों के औसत अंक कितने हैं ये बताना है। देखिए आपको सबसे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको इसका रेशियो बना लेना है, किसका, जो परीक्षा वर्ग में आपके संख्या है, वर्ग ए में और वर्ग बी में कितना है 50 और 52, और इसको आप रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये वाला हो जाएगा आपका 31। रेशियो क्या आ गया आपका, संख्या का रेशियो ये आ गया है, और आपको औसत का रेशियो आप यहां से निकाल सकते हैं। वो बोला है कि ए छात्रों के औसत अंक जो है बी छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी ए छात्रों के कितने हैं औसत अंक 6, और इसके कितने हैं 5। अब आपको पता है कि ये संख्या का रेशियो है और ये औसत का रेशियो है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका रेशियो आएगा, सम का रेशियो आएगा, यानी उनके योग का। तो 25 छक्का 150, और यहाँ से 5 तिया 15, तो इनका वर्ग बी का सम आ गया 155, और वर्ग ए का सम आ गया आपको 150। अब इसको सम कीजिए, और पूरी क्लास का आपको क्या निकाल लेना है, औसत निकाल लेना है, क्योंकि हमको दे रखा है, देखो सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है, सभी का दे रखा है, तो हम इससे कंपैरिजन कर देंगे, और इसका कंपैरिजन करने के बाद हम ए छात्रों का औसत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि वो कितना दे रखा है आपको 6 यूनिट। तो यहां से देखिए सम कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 305 बटे कितने है टोटल योग है, और टोटल संख्या कितनी है आपकी, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगी 56। कितना है 56। तो आपको यहां से किसकी वैल्यू बतानी है, 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है ना, ए के छात्रों का औसत अंक बताना है, तो आप 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करना है, तो 2 तिया 6, और यहां से 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, 28, और देखिए अब ये 3 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो इसको अब तो आपको करना होगा आगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 305 में, तो ये हो जाएगा 915, और नीचे आ जाएगा आपका 28। तो अब अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना होगा, यहाँ से 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो करीबन 30 यानी 30.5, 3 तिया 9, ये क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, सॉरी यहां से हमने ये अभी क्या निकाला है, सॉरी आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यानी 305 बटे 56 ये औसत आया ना, और हमको बताना है ये किसका औसत, बॉयज का औसत। देखिए 305 बटे 56, सॉरी थोड़ा सा पीछे चलेंगे, मैंने डायरेक्ट उससे ही कर दिया, लेकिन हमको तो अभी और आगे वहां से करना था ना। ये 305 बटे 56 ये पूरी क्लास का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा ना, इसका तो कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको। तो यानी ये जो 305 बटे 56 है इसकी वैल्यू क्या है 75 है, और हमको 6 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 75 बटे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 305 बटे 56, ये अब कंपैरिजन हो गया, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए 6 यूनिट की, 6 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इस 56 को यहाँ से हटाएंगे और ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं, फिर करते हैं आगे। ये आपका 56 यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में। अब आपको सोल्व करना है, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 5 से 5 ही का ना 5 5 पंजे 25, और यहाँ 5 छंग 30, और 5 ही का ना 5 61 आ गया आपका, वो 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 90 गुणा आपका 56 बटे 61। ठीक है, अब आपको
यहाँ से किसी भी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ही लगा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 60 मान के इसको फिर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये, आपका ये हो जाएगा 3/2, यानी 56 मल्टीप्लाई 3/2, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 का 8, हाँसी लगा 1, 3 5 15 और 1 16, यानी 168/2 आ गया। तो आप 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 4 2 चौक 8, यानी 84 के आसपास आ रहा है। तो इससे तो कम आना चाहिए 84 से, तो 84 से कम कौन सा है यहाँ पर, यही है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एक्यूरेट निकालना है तो आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं। देखिए कम क्यों आएगा 84 से, मैंने बोला क्योंकि मैंने यहाँ पर 61 को 60 माना है, तो कम मान लिया है ना यहाँ पर, और तो इसी वजह से ये क्या आएगा, कम आएगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। होगा इसी तरह से, आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको दिया जाता है कि टोटल क्लास का आपका औसत जो इतना है, कोई मान लीजिए ए है, टोटल क्लास का औसत ए है, और आपको उनका रेशियो दे रखा है कि स्टूडेंट्स का रेशियो और उनके औसत का रेशियो दे रखा है, तो आप इजीली किसी का भी, यानी उनके, या तो आप संख्या निकाल सकते हैं ए क्लास में बी क्लास में, या फिर आप औसत निकाल सकते हैं ए का या बी का। ओके, तो इसी तरह से करना होता है, आप रेशियो से ही उसका औसत निकाल लेते हैं, और जो रेशियो का औसत आता है उसका कंपैरिजन कर देते हैं जो आपको एक्चुअल रेशियो एक्चुअल आपको औसत दे रखा होता है, फिर उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको दिया गया है ओ एक बिंदु है जो ABC के अंदर इस प्रकार है कि OA और OC और आपका OC 9 है, और AO और BOC और आपका COA जो है वो बराबर है एक दूसरे के, और ABC आपको 60 डिग्री दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, एक ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये क्या ABC एक ट्राइंगल है, A B और C। आपसे बोला गया है कि O एक बिंदु है जो कहीं अंदर है, ये सेंटर या सेंट्रोइड कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे मिलाया जाता है OA OB और साथ में OC। तो OA कितना है 12, ये वाला 12, और ये वाला आपका OC 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है OB, ये आपको फाइंड आउट करना है, और आपको बोला गया है कि ABC पूरा ABC कितना है 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री है। अब देखिए ये कैसे होगा, हमने माना कि ये वाला OBC जो एंगल है ये वाला थीटा है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 माइनस थीटा। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस थीटा, ये वाला आपका हो जाएगा 60 माइनस थीटा, ये वाला थीटा है। और आप देखिए ये यहाँ पर सारे बराबर दिए हैं सारे एंगल, तो पूरा कितना होता है 360 डिग्री, तो इतना कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये वाला तो 120 डिग्री आने वाला है, तो यहाँ पर 120 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 60 माइनस थीटा, ये 120 है, तो फिर से ये वाला कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप साइन रूल लगाएंगे, उसी से निकाल सकते हैं आप ओ बी को। देखिए साइन रूल लगाएंगे यहाँ से, तो थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा के सामने कौन सी है ओ बी, साइन थीटा अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, इसी में आपको लगाना है, देखिए साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा अपॉन ट्राइंगल आपको ओ ए बी में लगाना है, तो कितना हो जाएगा अपॉन 12, यह हो गया। अब आपको ओ बी सी में लगाना है, तो यहां पर आप देखेंगे साइन थीटा अपॉन आपका 9, क्योंकि थीटा के सामने क्या है 9, और यहां से आप साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा अपॉन यहां पर क्या है 60 माइनस थीटा के सामने क्या है आपका ओ बी, यही है ना ओ बी है। तो देखिए आप यहां से एक इक्वेशन ये है एक, और एक इक्वेशन ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इधर ले आइए, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ओ बी को यहाँ पर ले जाते हैं, ऐसे ही 9 को यहाँ पर ले जाते हैं और साइन 60 माइनस थीटा को यहाँ पर ले आते हैं, तो ये इक्वेशन सेम हो जाएगी, यानी साइन थीटा अपॉन साइन 60 माइनस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा ओ बी अपॉन 12, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन साइन 60 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका 9 अपॉन ओ बी।
तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देखिए, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ओ बी अपॉन 12 इक्वल हो जाएगा आपका 9 अपॉन ओ बी के, यही होगा ना। देखिए यहां से आप इसको यहां ले आएंगे और यहां से इसको नीचे ले आएंगे तो ये साइन थीटा अपॉन 60 माइनस थीटा ये हो जाएगा ओ बी अपॉन 12 के इक्वल, और ये साइन थीटा अपॉन 60 माइनस साइन 60 माइनस थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, 9 अपॉन ओ बी के। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे इक्वेशंस। तो मैंने ओ बी अपॉन 12 और 9 अपॉन ओ बी को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। यहाँ से ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 9 इंटू 12, और आपको जब इसको करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6√3 आपका ओ बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए इतने का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से प्राप्त दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% आपको बताना है। देखिए कहा क्या गया है क्वेश्चन में, ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए कोई धनराशि दी गई और वो धनराशि क्या थी 9100, इसका निवेश किया गया। तो इसका निवेश करने के बाद जो आपको धनराशि प्राप्त होगी वो क्या होगी, देखिए पहले तो वही निकाल लेते हैं, वो बराबर होगी बी द्वारा 8% की दर से 5 वर्षों में ब्याज प्राप्त करने के बाद जो धनराशि प्राप्त होगी वो इसी के बराबर होगी। यानी आप यहां से निकालेंगे ए द्वारा धनराशि क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज लेंगे कितने 10% से 3 वर्ष तक। अब आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, क्या होता है आपका RT% होता है। तो RT% का मतलब है 10 और 3 30%, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30%। अब आप इसका 30% की बजाय आप सीधा ब्याज न निकाल के इसका अमाउंट निकाल देते हैं, क्या 130%, 130/100 कर देते हैं। तो यहां से आप 100 करेंगे तो ये 00 खत्म और 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। देखिए ये अमाउंट है ना, ये ऐसे ही रखा रहने देते हैं या कर लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा 91 गुणा आपका ये आपका आ जाएगा 130, यही आ जाएगा ना। अभी इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। 91 गुणा 130 ये धनराशि आ गई आपकी। तो वो बोला ये धनराशि बराबर है बी के द्वारा जो धनराशि प्राप्त होगी 8% ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज लिया जाता है उसके बराबर। तो 8% से 5 वर्षों में 8 पंजे 40 यानी 40% आपको ब्याज लेना है। तो 40% ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगी वो धनराशि 140% हो जाएगी, 140/100। तो बस ये आ गई ये धनराशि। देखिए यहां से आप निकालेंगे, आप इसको धनराशि को निकालेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर आप 14 से कुछ कर सकते हैं क्या 7 से हो जाएगा। देखिए 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 ही करना 7 7 तिया 21 हो गया। अब यहाँ पर 2 है तो अब इस 2 से तो आप कुछ नहीं कर सकते, इससे आप 5 टाइम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो धनराशि कितनी हो जाएगी आपकी 13 गुणा 130 इंटू में 5, ये 5 शुरू में लिख देते हैं। ठीक है, ये बी हो गई है बी की धनराशि। लेकिन आपसे पूछा है कि बी को धनराशि जो प्राप्त होती है उसका 90% बताना है। तो 90% का फिर से फ्रैक्शन 9/10, तो 9/10 यहाँ पर फिर से लगा देंगे आप, 9/10 से आप फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 10 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ये आपका आंसर आने वाला है। तो 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 पंजे 45, 45 की मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 की मल्टीप्लाई 45 से करते हैं तो आपका आंसर यही आने वाला है 4, क्योंकि यूनिट डिजिट देखेंगे 9 पंजे 45, यूनिट डिजिट में 5 किसका है, इसका ही है और किसी का है नहीं, 0 0 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद इतने रुपए और 6 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाती है, उस धनराशि का आधा ज्ञात करना है। देखिए यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताता हूं और आप यहां से जान भी सकते हैं। देखिए बेसिक क्या है, यहाँ पर आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वो रेशियो में आगे मल्टीपल होता जाता है। देखिए जैसे अगर 100 रुपए था आपका तो अगले साल आपने 10% का ब्याज लगाया तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अगर आप फिर से इस पर 10% और लगाएंगे तो आगे कितना हो जाएगा, ये आपका इस पर फिर से 10% लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 121।
अगर आप और आगे 10% लगाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1331 की जगह पर ये 1331 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यानी इतना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सेम रेशियो में इंक्रीज होता है हर एक साल। देखिए यहाँ से इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना आने वाला है 10:11। अब देखिए इसका रेशियो बनाएंगे तो भी क्या आने वाला है 10:11। अब यहाँ से इसका रेशियो बनाएंगे तो तब भी डेफिनेटली ये कितना आने वाला है 10:11, यानी सेम रेशियो में हर साल इंक्रीज होता है। तो आप बताइए यहाँ पर बोला है कि 4 वर्ष के बाद इतना है और 6 वर्ष के बाद इतना है, यानी कितने का गैप है 2 वर्ष का। अब देखिए भले ही गैप यहाँ पर मैंने 1-1 वर्ष का किया था, तो आप यहाँ पर 2 वर्ष का भी गैप करते हैं तब भी वो सेम रेशियो में ही बढ़ेगा 2 वर्ष में भी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप रेशियो निकाल लेंगे इसका, यानी 1782, हाँ 17,820, और आप किसका रेशियो निकालेंगे 11,880 का। ठीक है, अब देखिए सेम रेशियो में बढ़ रहा है ना। अब अगर मैं बात करूं 2-2 साल के अंतर की, तो यहां से आप यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं ना डायरेक्ट, तो आपको क्या रेशियो मिलेगा, यहां से 2 साल का अंतर कर देने दे, 1 साल और 2 साल, तो यहां पर आप 2 साल के अंतर पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे तो आप देखोगे क्या हो गया, रेशियो का स्क्वायर हो गया। क्या हुआ है, रेशियो का स्क्वायर हो गया। आपका जो 10:11 हो रहा था उसका अब आपका 11/10 का स्क्वायर के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। अब यहां से आप आगे 2 साल बाद जाएंगे तो भी वो किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा होगा, 11/10 के स्क्वायर, 11/10 के स्क्वायर के रेशियो में, क्योंकि 2 साल बीच में आ रहे हैं तो स्क्वायर कर देना, और 3 साल बीच में आ रहे हैं तो उसका क्यूब कर देना है आपको, जो भी रेशियो है। या फिर अगर 4 साल आ रहे हैं तो उसका 1/4 कर देना है। तो आप यहां से देखिए, आप 2 साल का अंतर है तो आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो इसका पहले तो रेशियो निकालिए, तो उसके बाद क्या कर देना, आपको स्क्वायर रूट कर देना है। देखिए आप ऐसे करेंगे, स्क्वायर निकाल इसका आप रेशियो निकालेंगे तो 1782 और 1188, इसको भाग करेंगे आप, कितने से भाग हो जाएगा, ये 2 से ही भाग करेंगे इसको, तो 2 8 16, 2 9 18 और 1 891 हो गया। यहाँ से 2 5 10, 2 9 18 और 2 4 8, ये आ गया है। अब आगे आप किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये कितना है 9 से कर सकते हैं आप, हो जाएगा अभी। तो 9 यहाँ से 9 9 81 और आपका 9 9 81, बट यहाँ से आप करेंगे तो 9 9 छक्का 54 और 9 छक्का 54, यानी आप फिर आप 11 से करेंगे तो 11 33 से कर देते हैं, 33 99 और 33 दूनी 66, यानी 3:2 में आपका क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। किसमें, 3:2 में, यानी 2 साल में, 2 साल पहले अगर 2 होता है तो 2 साल के बाद ये 3 हो जाता है। तो और आपको दे रखी है 4 साल की बाद की, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9:4। 4 साल बाद का रेशियो निकालना है तो आप 9:4 कर सकते हैं, या फिर आप 3:2 से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए होगा क्या, देखिए 3 साल के बाद कितना है, ये है, और 4 साल के बाद ये है, तो 3 की वैल्यू ये है, तो 2 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए कितना है, ये यहाँ पर कर देते हैं, ये है 11,880। तो 2 साल में 2 से 3 हो जा रहा है, तो 3 हो गया है, तो ये 2 की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, 2 साल पहले का आ गया ये। अब बिल्कुल शुरू वाला चाहिए आपको तो आरंभिक बताना है। तो आरंभिक के लिए फिर से देखिए आप, ये 3 यूनिट है तो आप 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आरंभिक आ गया। लेकिन उस समय पूछा है कि उस धनराशि का आधा भाग बताना है। अब ये धनराशि आ गई है जो आपने लगाई थी, अब इसका आधा भाग करना है तो 1/2 से आप फिर से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 का 9, और यहाँ से 9 3 27, 9 दूनी 18, और अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2640, कितना जाएगा 2640। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सेम रेशियो में प्रत्येक ईयर बढ़ता है। अब सेम रेशियो में बढ़ता है वो सेम अमाउंट में। देखिए जैसे अगर 10 से कोई 11 हो जा रहा है, 1 साल में हो गया। अब यहीं पर अगर बात करोगे आप 2 साल में इंक्रीज हो रहा है तो 2 साल में भी यही होगा, या 4 साल में हो रहा है तो तब भी 10 से 11 ही होगा वो, ठीक है, इतना ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देखिए 2-2 साल का गैप करके ये रेशियो देखना चाहते हैं तो 2-2 साल का गैप करके आ जाएगा। तो आपने यहां से जो रेशियो निकाला था वो आया था 3:2, तो ये 2 साल में चेंज हो रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है, तो ये 4 साल के बाद दे रखा है, तो हर 2 साल में क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा, देखिए
हर 2 साल में 2 से 3 हो रहा है ना, तो इससे पिछले वाले जो 2 साल हैं उसमें क्या हो जाएगा, ये 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू, ये 2 साल पहले बाद का आएगा। तो आपको चाहिए इससे भी 2 साल पहले का, तो आप फिर से क्या करेंगे, इसमें जो ये वैल्यू है पूरी, ये कितने की वैल्यू है 3 की, तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे कर देंगे आप। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये इससे भी 2 साल पहले का, यानी जो आपने जो लगाया था वो आ जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक छात्र इतने किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है और इतने किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में इतने घंटे का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को आप करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 11/2, 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतने घंटे कुल समय लगता है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये चाल है और ये चाल है, अब इस चाल का आपको एलसीएम मान लेना है, आपको एलसीएम मान लेना है दूरी को। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 44। मान लीजिए कुल दूरी उसके बीच की जो है कितनी थी, 44 किलोमीटर थी। ठीक है, ये मानी हुई दूरी है ना कि एक्चुअल दूरी है। तो यहां से आप 11 से इसको भाग करेंगे तो कितने घंटे लगने वाले हैं, 8। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे लगने वाले हैं, 11। अब इसको सम करेंगे घंटे, टोटल कितना हो जाएगा आपका, 19 घंटे। जबकि वो तो कह रहा है 4 चौक 16 3, 19/4 घंटे लगे हैं। तो 19/19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 19/4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो आपकी तो छात्रों द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए इसका आप 1/4 करेंगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं वो अलग अलग चाल से। तो एक 11 किलोमीटर चल रहा है और दूसरा भी 11 किलोमीटर ही चल रहा है, तो कितने किलोमीटर चल रहे हैं टोटल, 22 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर। चलिए आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके काम की वीडियो थी तो प्लीज फ्रेंड इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सॉल्यूशन पाने के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपका एक बार धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो आप इसके नेक्स्ट पार्ट है आपका 3rd और 4th और 5th, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही मैं उसको अपलोड करता हूं तो। ओके।